So today's topic is Russian Revolution 1917. I am going to explain you about the what are events which was held in the Russia and which convert the Russian Revolution 1917. So generally, it is called the pair of revolution in Russia in 1917. These are the some event which was happened in 1917. Uh, Basically, there was two events. First event was happened in February 1917, and second was happened in October 1917. What was the main causes of this revolution, March Revolution and November Revolution? Uh, um, the first point of March Revolution is fall of Tsarist regime. मार्च रिवॉल्यूशन में जो रिवॉल्यूशन हुआ था उस टाइम पे जो इवेंट हुआ था उसमें एक मेन पॉइंट ये होता है कि जो वहाँ की जो जारियस्ट मोनार्की थी, वहाँ पे जो जार का एक शासन था वो खत्म हो गया था और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोवियत डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, दैट इज मेंशेविक गवर्नमेंट, वहाँ पे जो सोवियत डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जो कि वहाँ की एक पार्टी थी मेंशेविक, उसने वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करी थी। और नवंबर रिवॉल्यूशन में ये हुआ था कि फॉल ऑफ मेंशेविक गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट 1970 मार्च में स्टेब्लिश हुई थी, वो वहाँ पे जाके अ, उसकी गवर्नमेंट गिर गई थी और वहाँ पे बोल्शेविक जो दूसरी पार्टी थी वो वहाँ पे स्टेब्लिश हो गई थी। उसके कॉजेस क्या था रिवॉल्यूशन के, तो इसमें हम बेसिकली इनको तीन चीजों में डिवाइड करेंगे, सोशल कॉजेस में, पॉलिटिकल कॉजेस में एंड इकोनॉमिक कॉजेस में। व्हाट वाज द इकोनॉमिक कॉजेस ऑफ द रिवॉल्यूशन? यहाँ पे हमने कुछ अलग अलग चीजों पे हमने देखेंगे क्या क्या उसके इकोनॉमिक कॉजेस थे। तो पहला पॉइंट हम उसको इस तरह से देख सकते हैं कि वहाँ पर किंग पुट रशिया इन वॉर कंटिन्यूसली, जैसे कि बहुत बार रशिया में अलग अलग टाइप पे वॉर हुआ था अलग अलग टाइम पे, तो उन्हें जैसे एक रूसो जापान वॉर हुआ था 1905 में, एक वो कारण था। फिर कंटिन्यूसली 1905 से लेके 1914 तक बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज के साथ रशिया कंटिन्यूसली वॉर करता रहा था। तो वहाँ का जो जार था, जार निकोलस सेकेंड, वो कंटिन्यूसली रशिया को वॉर्स के अंदर पुट करता रहा था। इसके कारण क्या हो रहा था कि वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन कंटिन्यूसली खराब होती जा रही थी। सेकेंड पॉइंट में हम देख सकते हैं कि वहाँ की जो एग्रीकल्चर सिस्टम था वो टोटली एक फ्यूडल सिस्टम के अंदर था, जिससे कि वहाँ पे फार्मर्स का कंटिन्यूसली एक्सप्लोटेशन हो रहा था। तो उनको मतलब वो एग्रीकल्चर में भी मतलब उभर नहीं पा रहे थे। एक तो फिर वो जैसे कि जार निकोलस सेकेंड एक वहाँ का मतलब मोनार्की सिस्टम की, वहाँ राजा सिस्टम था, तो एक उसकी लेविश लाइफ स्टाइल, एक हाई फाई उसकी जो लाइफ स्टाइल थी, एक उसके कारण था। पहले ही इतना मतलब इकोनॉमिक कंडीशन खराब थी, ऊपर से वो उसकी मतलब राजा था, वो मतलब बताता था कि मैं राजा हूँ। फोर्थ पॉइंट है फ्लॉड टैक्सेशन पॉलिसी। वहाँ की जो टैक्सेशन पॉलिसी थी वो बिल्कुल ही करप्ट थी। वहाँ पे मतलब हम नहीं बोल सकते वहाँ पे एक प्रॉपर रेगुलेशन नहीं हो रहा था टैक्स कलेक्शन का। अ, तो इसके कारण क्या हो रहा था कि हाई पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूसली वहाँ पे बढ़ता जा रहा था। अब देखते हैं कि पॉलिटिकल कॉजेस ऑफ रिवॉल्यूशन, उसके पॉलिटिकल कॉजेस क्या थे रिवॉल्यूशन। पहला हम इसको देख सकते हैं कि कॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल ऑर्डर, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल ऑर्डर था वो कंटिन्यूसली कोलैप्स हो रहा था, वहाँ पे कोई भी ध्यान देने वाला नहीं हो पा रहा था। चार उसकी लाइफ स्टाइल में मशहूर था। इनकम इनकम्पिटेंट रूलर, दैट इज जार, वो मतलब एक बिल्कुल भी एक जिस तरह से अपनी एक राजा को वहाँ का शासन चलाना होता था, वो जो जार निकोलस सेकंड था वो मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहा था। डेंजरस एडवाइसेस ऑफ राष्ट्रपति, हु इज राष्ट्रपति? राष्ट्रपति वाज द एडवाइजर ऑफ द जार निकोलस सेकंड। वो एक मैजिशियन था, वो बिल्कुल ही वाहियात से मतलब डेंजर एडवाइसेस देता था जार निकोलस सेकंड को, जिससे कि और ज्यादा कंडीशन खराब होती जा रही थी रशिया की। करप्शन एंड क्राइम इन द स्टेट, कंटिन्यूसली वहाँ पे करप्शन और क्राइम स्टेट में बढ़ता जा रहा था, जिस पे कोई ध्यान नहीं जा रहा था। वहाँ पे जो आम आदमी, आम जनता थी वहाँ की, उससे बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। सोशल प्रोसेस में हम क्या क्या देख सकते हैं रिवॉल्यूशन के अंदर, कि सोशल प्रोसेस में मेनली हम चार चीजों में इसको डिवाइड करेंगे। क्या होगा? पहला होगा कैपिटल क्लास, सेकंड मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास और पीसेंट्स। अब इसको हम एलोबरेट करके देखते हैं कि उनको किस तरह से प्रॉब्लम्स हो रही थी चार क्लासेस। पहली बात की जो कैपिटल क्लास थी, जैसे कि हम जानते हैं 1905 में वहाँ पे एक ड्यूमा असेंबली स्टेब्लिश हो गई थी, बट आफ्टर सम टाइम बिकम द इनएफेक्टिव एंड दिस नॉट इन फेवर ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास बिकॉज मोनार्की सिस्टम वाज लीडिंग। जैसे कि वहाँ पे 1905 में ड्यूमा असेंबली स्टेब्लिश हुई थी, बट वो
क्या हो रहा था कि जो वहाँ की कैपिटल, बट कुछ टाइम के बाद 1911 आते-आते वहाँ की जो ड्यूमा असेंबली थी, जो एक पार्लियामेंट्री सिस्टम था, वो थोड़ा इनइफेक्टिव हो रहा था, कोई इसकी सुनता नहीं था। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि वहाँ की जो कैपिटलिस्ट क्लास थी, वो उसके फेवर में नहीं हो रहा था और वहाँ पे मोनार्की सिस्टम वापस से लीड कर रहा था कंटिन्यूअसली। सेकंड पॉइंट है मिडिल क्लास को किस तरह से प्रॉब्लम आ रही थी वहाँ पे, क्योंकि जो उनकी एक गवर्नमेंट थी, एक उस टाइम पे जो डूमा वहाँ पे असेंबली स्टेब्लिश हुई थी, उसमें ना कोई भी टैक्स पेइंग सिस्टम का जो भी एक एक मेन हिस्सा होता है, जो टैक्स पेइंग, एक जो आम जनता जो टैक्स पे कर रही थी, उसमें से कोई भी वहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाला नहीं था उनकी असेंबली के अंदर। तो एक ये बड़ा एक मुद्दा था कि अगर आम जनता के बीच में से ही जो टैक्स पे कर रहा है, अगर उनके ही बीच में से कोई एक रिप्रेजेंटेटिव उस असेंबली के अंदर नहीं होगा, तो ये बड़ी प्रॉब्लम, क्यों वहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं होगा कोई। वर्किंग क्लास जो कंटिन्यूअसली एक्सप्लॉइट हो रही थी, अनकंट्रोल्ड कैपिटलिस्ट क्लास, जो वर्किंग क्लास थी, जैसे कि इंडस्ट्रीज में जो लेबर्स होते थे, ये इनको बहुत बेकार तरीके से उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। ना उनको प्रॉपर वेजेस मिल रहे थे, ना कोई टाइमिंग का फिक्स था। इट वाज़ टोटली अनकंट्रोल्ड कैपिटलिस्ट क्लास, एक्सप्लॉइटेड हो रहे थे वो लोग। पीजेंट्स मतलब जो फार्मर्स थे वहाँ के, और वहाँ की जो वर्कर्स थे, उनको एक्सप्लॉइटेड बाय फ्यूडल, जो फ्यूडल सिस्टम वहाँ पर चल रहा था, वो कंटिन्यूअसली उसको एक्सप्लॉइट कर रहे थे फार्मर्स को, जिससे कि ना कि उनके जो एग्रीकल्चर सिस्टम थी उसकी ग्रोथ भी नहीं हो पा रही थी। तो दिस आर द सम सोशल कॉजेज ऑफ दैट। उसके रिजल्ट्स क्या-क्या हुए थे? जो रिवॉल्यूशन हुआ था, उसका मेन रिजल्ट्स क्या-क्या थे? उसमें रिजल्ट्स में हम देख सकते हैं कि इमर्जेंस ऑफ सोवियत एज़ अ पावर सेंटर। सेकंड हम देख सकते हैं कि प्रोविज़नल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो गई थी वहाँ पर। थर्ड में एक इमर्जेंस ऑफ लेनिन, वहाँ पे लेनिन का इमर्जेंस हो गया था, इस रिवॉल्यूशन के कारण। फोर्थ पॉइंट है कि बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन जो जिसको हम नवंबर रिवॉल्यूशन कहते हैं, उसको हम बोल्शेविक रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। जो बोल्शेविक पार्टी थी, वो वहाँ पे फॉर्म हो गई थी। Emergence of Soviet as a power for the end of monarchy system. It is also called the March Revolution uh, in 1970. जो एंड ऑफ जो मार्च रिवॉल्यूशन ऑफ 1970 था, उसको हम एंड ऑफ मोनार्की सिस्टम। इस टाइम पे क्या होता है, जो मोनार्की सिस्टम जो जारी चल रही थी, वो यहाँ पे आगे कंप्लीटली कोलेप्स हो जाती है। इसके क्या कारण था कि जब 1960 में जर्मनी ने क्या अटैक किया था वेस्टर्न रशिया के ऊपर। जर्मनी ने जो वेस्टर्न रशिया था उसको कम्प्लीटली कैप्चर कर लिया था, और वहाँ की जो जितनी भी वहाँ की जो इंडस्ट्री थोड़ी बहुत चल रही थी, वहाँ पे जो फार्मर्स था, वहाँ का जो एग्रीकल्चर सिस्टम था, वो कम्प्लीटली मतलब पूरा कंट्रोल जर्मनी के अंडर हो गया था, जिससे कि और ज़्यादा परेशानी होने लग गई थी। तो उसमें क्या कि जितने भी वहाँ के जो कॉमन पीपल्स थे, वो ना जार निकोलस के पैलेस के आसपास सब मतलब एक तरह से लोगों ने प्रोटेस्ट चालू कर दिया था, और वो जार निकोलस के पैलेस के आगे सब इकट्ठा होने लगे थे। तो क्योंकि वहाँ पे तबाही मची थी कि वहाँ पे बड़ी परेशानी हो रही थी, वहाँ पे हर आदमी परेशान था, उधर राजा उसके मस्त था। तो उसकी बजाय राजा ने सुनने की बजाय कि इनकी बात सुनना चाहिए कि क्या है, राजा ने उसने उसकी आर्मी भेज दी उनको मारने के लिए, जो भी वहाँ पे प्रोटेस्टेंट इकट्ठे हुए थे। ये एक बड़ा उन्होंने वहाँ का इवेंट था। तो उन्होंने मारने के लिए आर्मी भेजी, क्योंकि वहाँ पे जो आर्मी थी वो खुद बहुत टाइम से एक्सप्लोर हो रही थी, कंटिन्यूसली वॉर्स में जा रही थी, ना उनको कोई प्रॉपर वेजेस मिल रहा था, ना ही उनको कोई आर्म्स एंड आर्टिलरीज मिल रही थी, ना ही उनको ड्रेसेस मिल रही थी, ना खाने को कुछ मिल रहा था। वो खुद उस तरह चीज से फ्रस्ट्रेट हो चुके थे कि उन्होंने आर्मी ने कॉमन पीपल्स को मारने की बजाय उन लोगों ने कॉमन पीपल की साइड हो गए थे। फिर उसने ना जार निकोलस ने उसके जो रॉयल बॉडीगार्ड्स थे, उसकी जो पैलेस की जो रॉयल आर्मी थी, उन्होंने उसको भेजा, क्योंकि वो खुद जार निकोलस ने सबको मतलब इतना तरीके से फ्रस्ट्रेट कर चुका था कि वो खुद भी कॉमन पीपल्स के साइड में चला गया। इसका क्या हुआ था कि फिर जार निकोलस अकेला पड़ गया था। उसने उसका जो भी उसकी गद्दी छोड़ दी थी, उसने उसके छोटे भाई को ऑफर किया था, जो माइकल था उसको, पर उसने उसको लेने से रिफ्यूज कर दिया था। तो इस तरह से यहाँ पे जो उसका मोनार्की सिस्टम था वो कम्प्लीटली कोलैप्स हो जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एंड ऑफ मोनार्की सिस्टम। और यहाँ पे एक और जब मोनार्की सिस्टम जब कोलैप्स हो जाएगा तो किसी को तो आना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक प्रोविजनल गवर्नमेंट स्टेब्लिश होती है। प्रोविजनल गवर्नमेंट में क्या क्या होता है, इनकी सोवियत और जो डूमा जो 1905 से जो कंटिन्यूसली चलती आ रही थी, वो मतलब पूरी कंप्लीटली कोलैप्स नहीं हुई थी, वो थी लेकिन वो पावर में नहीं थी। और सोवियत और डूमा का जो अलायंस होता है, उस, उसको बोलते हैं मेंशेविक। एक मेंशेविक पार्टी बनती है इन दोनों को अलायंस से 1905 में, और अपनी गवर्नमेंट स्टेब्लिश करती है।
सोवियत को हम कैसे समझेंगे? सोवियत को हम समझेंगे कि जो अलग-अलग यूनियन होंगे, जैसे यूनियन ऑफ फार्मर्स, यूनियन ऑफ यूनियन ऑफ लेबर्स, यूनियन ऑफ वर्किंग क्लास, इसको सोवियत बोलेंगे हम। और एक डूमा जो कि एक टाइम से एक चलती चली आ रही थी उनकी पार्टी एक वो। इन दोनों ने अपना एक अलायंस बनाया और एक इसको नाम दिया उन्होंने मेंशेविक गवर्नमेंट। और उन्होंने अपनी 1917 में वहाँ पे अपनी एक प्रोविज़नल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर ली थी। बट उसका बट मेंशेविक गवर्नमेंट वाज़ अनेबल टू मेंटेन इंटरेस्ट ऑफ बोथ सोवियत एंड कैपिटल क्लास। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि जैसे ही मेंशेविक गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, उन्होंने अ, मतलब वो एक कैपिटल क्लास थी और एक सोवियत थी, सोवियत जो कि एक नॉर्मल कॉमन पीपल्स गवर्नमेंट थी। बट वो कंटिन्यूअसली न्यू गवर्नमेंट टेक डिसीजन इन द कैपिटल, बट वो जो गवर्नमेंट आई थी 1917 में वहाँ पे, वो मार्च में उन्होंने डिसीजन है ना कैपिटल क्लास के फेयर में लेना शुरू कर दिए। तो फिर से वहाँ पे जो कॉमन पीपल्स थे उसको प्रॉब्लम होने लग गई। तो उसमें उनके कुछ डिसीजन ऐसे थे कि जो कॉमन पीपल को परेशान करने वाले थे। तो फर्स्ट पॉइंट था टू कंटिन्यू इन वॉर। उनका जो ऐसा था जैसे कि उन्होंने बात करी थी जो मेंशेविक गवर्नमेंट थी, उन्होंने ऐसा डिसीजन ले लिया था कि हम जो वॉर हो रहा था वहाँ पे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट उसको कंटिन्यू रखने की बात बोली थी। सेकेंड पॉइंट में उन्होंने ऐसा बोला था कि फेल्ट एक उनका था कि उन्होंने बोला था हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। जब मेंशेविक गवर्नमेंट आई तो उन्होंने बोला था हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। बट वो उसको कंटिन्यू नहीं उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में वो पूरी तरीके से फेल हो चुके थे। थर्ड पॉइंट ये था कि नेगलेक्ट इकोनॉमिक इकोनॉमिक रिफॉर्म उन्होंने किया ही नहीं था वहाँ पे। जिससे कि वापस से सोवियत जो एक वर्किंग क्लास थे, उनके अगेंस्ट में ये डिसीजन था। और रिमेन साइलेंट ऑन द फेट ऑफ मोनार्की। वहाँ पे मोनार्की फिर से धीरे-धीरे उभर रहा है, लेकिन वो फिर भी चुप हो रहा था। जो गवर्नमेंट थी वहाँ पे मेंशेविक गवर्नमेंट वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रही थी, कि जो कि वहाँ पे मोनार्की सिस्टम फिर से धीरे-धीरे उभर रहा था। इसी का क्या-क्या हुआ, इसी का जो इनकी जो इतनी मेंशेविक गवर्नमेंट की जो फेल्योर्स थे, इसके कारण एक नई चीज़ वहाँ पे इमर्ज हुई, जो लेनिन वहाँ का एक फिलोसोफर बोल सकते हैं, वहाँ का एक ग्रेट पॉलिटिशियन बोल सकते हैं, लेनिन का इमर्जेंस हो रहा था। अ, इस लेनिन दिस क्राइसिस इन रशिया इज़ अ ग्रैंड अपॉर्च्युनिटी फॉर द हिम। In confusion and conflict between provisional government, Lenin proposal proved to be the motivating force in Russia. लेनिन ने कुछ प्रपोजल दिए थे इस बीच में, तो वो ना वहाँ के लिए एक मोटिवेटिंग फोर्स बन गए थे रशिया के पीपल्स के लिए। उसके लेनिन के प्रपोजल्स क्या-क्या थे कि इमीडिएट एंड ऑफ वॉर इफ बोल्शेविक कम इन द पावर। जो वॉर में रशिया घुसा हुआ था उसको इमीडिएट एंड कर देगा अगर बोल्शेविक कम इन पावर। बोल्शेविक क्या होती है? लेनिन की एक पार्टी थी। मेंशेविक एक एक मेंशेविक थी जो कि कंटिन्यू वहाँ पे रूल कर रही थी। एक अपोजिशन थे वहाँ पे बोल्शेविक जिसका कि लेनिन हेड कर रहा था। वो वहाँ पर थी, तो उसने बोल दिया था कि अगर बोल्शेविक आती है तो हम इमीडिएट एंड कर देंगे वॉर का। मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन विल बी इन द हैंड ऑफ वर्किंग क्लास। वहाँ का जो मैनेजमेंट और रेगुलेशन होगा वो जो वर्किंग क्लास है उसके हैंड में होगा। तो ये वापस से जो सोवियत और जो वर्किंग क्लास है उनके फेवर का डिसीजन था। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन विल बी कंट्रोल्ड बाय स्टेट। वहाँ का जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होगा एक प्रॉपरली एक पूरी इसके तरीके से वो स्टेट के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। And this proposal Lenin established his government that is Bolshevik in October 1917. अक्टूबर 1917 में लेनिन ने इसको अपनी गवर्नमेंट वहाँ पे एस्टेब्लिश कर ली थी। ऑन 7th नवंबर 1917 ही गेव द स्लोगन। लेनिन ने वहाँ पे 7 नवंबर को अपना एक स्लोगन दिया था, पीस प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट। तो हम इसको ये इस 2-3 मूवमेंट को फरवरी और अक्टूबर को मिला के हम इसको बोलते हैं टोटल। इस तरह से वहाँ पे रशिया में रिवॉल्यूशन हुआ था कि एक मोनार्की सिस्टम एंड होके एक प्रॉपर एक गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का।